नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं योगेश सांगते जी, जो कि आज हमारे साथ बात करेंगे कि किस प्रकार से जो चीन पे विवाद चल रहा है, उसके बाद जो देश में आप देख सकते हैं कि कई मोबाइल एप्लीकेशन पे भी प्रतिबंध लगा दिया। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी सर, सबसे पहले बात की जाए कि चीन को लेकर जो मुद्दा चल रहा है अभी, और एक फिलहाल ही में भारत सरकार द्वारा चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, तो कहां तक लगता है कि चाइनीज एप्लीकेशन बैन करने से क्या चाइना से विवाद हम जीत सकते हैं? देखिए ये एक चीन को करारा जवाब है, करारा एक तमाचा मारने की कोशिश है कि पहला वार ये हमारी तरफ से ये चीन के लिए है। जिस प्रकार से हमारे देश की सरकार ने और इस तरह के बोल्ड निर्णय लेने का साहस वास्तव में सिर्फ अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय नरेंद्र मोदी जी में ही इस प्रकार का साहस हमको देखने को मिला है। पहले भी नोटबंदी, जिस प्रकार से धारा 370, जिस प्रकार से 3 तलाक के निर्णय हुए, उन चीज़ों को अगर हम देखें तो वास्तव में हमको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से साहसपूर्ण निर्णय, एक साहस जिन निर्णय को लेने में चाहिए वो नरेंद्र मोदी जी ने लेकर के दिखाए हैं। यह एक प्रकार का आर्थिक प्रतिबंध लगाने की शुरुआत चीन के साथ हो गई है। अब चीन से आने वाले सारे सामानों पर भी आयात शुल्क बढ़ाया जाएगा और चीन को ये बता दिया गया है, ये प्रतिबंध लगा करके, कि भारत अब जिस प्रकार से चीन हमसे बात करेगा उस भाषा में भारत जवाब देने को तैयार खड़ा है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, तभी से लेकर पूरे भारत में आक्रोश चीन के प्रति हमको देखने को मिला। और उसी की शुरुआत करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये एक बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है और प्रधानमंत्री जी और पूरी सरकार इस निर्णय के लिए बधाई की पात्र है कि इस प्रकार का एक बड़ा साहस भरा निर्णय मोदी जी ने लिया। और अब ये आर्थिक प्रतिबंध चीन के ऊपर लगाने की एक शुरुआत हो चुकी है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे रॉ मटेरियल्स हो, सभी सामानों पर आयात शुल्क बढ़ा करके अब भारत सरकार चीन को करारा तमाचा मारने की अब शुरुआत कर चुकी है। जी, देखने में आया था कि जो लॉकडाउन लगा था तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा पबजी गेम खेला गया था। तो क्या पबजी पर अभी प्रतिबंध नहीं लगा है, टिकटॉक पर प्रतिबंध लग गया, तो क्या इन सब बैन लगने से क्या उनके ऊपर आर्थिक कमजोरी का असर कुछ होगा? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। चीन एक 70% के आसपास उसके ये जो चीनी एप्स है और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो उसका होता है वो देश के अंदर 70% के आसपास वो हमारे देश में उसका व्यापार फैला चुकी है। हम सबसे पहली प्रक्रिया में आज उतर चुके हैं और उसको करारा तमाचा मार चुके हैं। ये 59 ऐप्स को प्रतिबंधित करके ये देश भी अब इस बात को समझ चुका है। उस वक्त पर जब वो लॉकडाउन के समय पर जब ये इस प्रकार के पबजी वगैरह गेम खेले जा रहे थे, उस वक्त पर ये तनाव नहीं चालू हुआ था। लेकिन उसके बाद जो ये घटना हुई है, गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, तो उसके बाद से ही पूरे देश में आक्रोश है। और अभी हमने युवा मोर्चा ने भी, भाजपा ने भी इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए हैं कि उससे जागरूकता आए। हमने दुकानों पर जाकर के, शोरूम्स पर जाकर के, जहां पर इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिल रहे हैं जो चीन से आयात हो रहे हैं, हमने दुकानों पर जाकर के, शोरूम्स पर जाकर के उनसे आग्रह भी किया है कि आप भारतीय उत्पादों के साथ व्यापार करें, भारतीय कंपनियों के साथ व्यापार करें। चीनी जो सामान है उसका आपको बहिष्कार करना पड़ेगा, आप भी लोगों में जागरूकता लाएं। तो उन्होंने सहृदय इस बात को माना भी और उन्होंने ये कहा कि हम 2-3 दिन में, कुछ दिनों में जल्द से जल्द जो ये ओप्पो, वीवो, इस प्रकार के जो मोबाइल्स कंपनियां, इन पर उन्होंने खुद ही उन बोर्ड्स को हटाकर, दुकानों से हटा करके, और हमारे भारतीय सामान या दूसरे देशों से आने वाले सामानों के बोर्ड लगाना प्रारंभ कर दिए हैं और खुद ही उन्होंने इन सामानों का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया है। देश की जनता ने भी खुद अपने मोबाइलों से, अपने मोबाइल फ़ोन से इस प्रकार की चीनी जो गेम थे, चीनी ऐप्स थे, उन्होंने खुद आगे होकर के इनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने मोबाइलों से इन सारे गेम्स को डिलीट करने का काम किया है। जी, अब बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का, जो कांग्रेस गिराई गई थी, उसका 100वां दिन है, तो कांग्रेस इसको लेकर विरोध कर रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, ये लोकतंत्र की हत्या? जी, मेरे को बड़ी शर्म आती है इन लोगों पर और बहुत आश्चर्य होता है मुझे।
कि ये किस बात का काला दिवस आज मना रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि ये काली सोच वाले लोग हैं, काला दिवस मनाने पर, काले झंडे लहराने पर इनको विश्वास है। लेकिन मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं कि आप किस प्रकार का काला दिवस मना रहे हैं। काला दिवस अगर आपको मनाना था तो आप 25 जून को मनाते ना। अभी कुछ दिन पहले 25 जून अभी निकला है, 25 जून 1975 को जिस प्रकार से इंदिरा गांधी के समय पर जब वो प्रधानमंत्री थी उस वक्त पर पूरे देश में आपातकाल लगाने का काम किया गया, जिस प्रकार से इस देश के लोगों का गला घोटने का काम किया गया, जिस प्रकार से मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और संघ के जनसंघ के नेताओं को जेलों में ठूसने का काम किया गया, इस देश के लोकतंत्र का गला घोटने का काम उनके द्वारा किया गया, उस दिन इन्होंने काला दिवस क्यों नहीं मनाया। 1975 को याद करके ये बनाते ना काला दिवस, कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी खसकते हुए अपनी सत्ता जाते हुए देख करके किस प्रकार से उन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया था, उस चीज को याद करके मनाते ना। और अगर ये मना रहे हैं काला दिवस मध्य प्रदेश में, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस बात का काला दिवस मना रहे हैं। क्या आप इस बात का काला दिवस मना रहे हैं कि 100 दिन पूर्व में आपके ही नेता, आपके ही मंत्री, आपके विधायकों ने अपमानित होकर के, आपकी सरकार के द्वारा अपमानित होकर के माननीय कमलनाथ जी को, जिन्होंने सरकार बना करके दी थी, वोट बटोर के दिए थे, उनसे ही अपमानित होकर के जब वो मिलना चाहते थे ये सारे नेता, तो वो उनको मिलने का समय तक नहीं दे पाए कमलनाथ जी, तो उनसे अपमानित होकर के उन लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। और सीधी सी बात है, जो देश को प्रेम करेगा, जो राष्ट्रभक्ति की भावना रखेगा, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेगा। ये बात सच है। तो मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप उस दिन को याद करके क्यों काला दिवस मनाना चाहते हैं। उन सभी नेताओं ने तो इस मध्य प्रदेश की जनता को अन्याय से बचाने के लिए, इस मध्य प्रदेश की जनता को झूठ और भ्रम से बचाने के लिए इस्तीफा देकर के भाजपा ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। भाजपा के ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल और बिजली को लेकर कई प्रकार की वृद्धि की गई है, और कांग्रेस शासन में जबकि बिजली के दरें और बिजली के जो बिल आए थे वे कम आते थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 3000 से 4000 बिल आने लगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दे देता हूं कि आपने पूछा कि पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि। देखिए, पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि अगर हुई है तो हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व आज एक मंदी के दौर से गुजर रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व आज एक मंदी के दौर से गुजर रहा है। अगर कोरोना संकट आया था तो हो सकता है कि कुछ बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन मैं तो कांग्रेस से प्रश्न करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो बताए कि उनके घोषणा पत्र को एक बार पढ़ ले, वो कि 15 महीने की सरकार जब इन्होंने चलाई थी तो सरकार में आने के पूर्व इन्होंने ये अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 रुपए तक की मूल्य की कटौती इसमें पेट्रोल और डीजल में करेंगे। क्या उन्होंने पेट्रोल और डीजल में कटौती करने का काम किया? वो बताएं आगे आकर के कि क्या उन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया था। उल्टा इन्होंने तो जैसे ही सरकार में आए उसके बाद इन्होंने शुल्क घटाना तो दूर की बात, इन्होंने तो शुल्क बढ़ाने का काम किया। डीजल और पेट्रोल दोनों में ही इन्होंने शुल्क वृद्धि करने का काम किया था। आज भी अगर इनको कोई संशय है तो ये इनका घोषणा पत्र उठा करके देख ले। और दूसरी बात जो आपने बिलों की है जी, अगर आप याद करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने इनकी 15 महीने की सरकार में हमने रोड पर उतर करके इनके बिलों की होलियां जलाई है। जब किसानों के बड़े हुए बिल आ रहे थे उस वक्त पे हजारों किसान सड़कों पर उतरे हैं, और इनके जो बिल आते थे 4-4, 5-5 हजार रुपए, सब झूठी बातें थी वो कि इन्होंने बिलों को कम किया था। इन्होंने 4-4, 5-5 हजार रुपए के बिल आते थे। और मैं तो उस समय को भी याद दिला देना चाहता हूं जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, उस वक्त पे किस प्रकार से किसानों के घरों की बिजली काट दिया करते थे ये लोग। अगर किसान बिजली नहीं भर पाता था, बिल नहीं भर पाता था तो उनकी बिजली काट देते थे, और पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए जाती थी। और अगर पुलिस वो अगर नहीं मिलते थे तो उनके गाय ढोर ये खोल करके घरों से ले आते थे, उनके घरों के बाहर खड़ी हुई भैंस को ये जब्त करके ले आते थे उन बिजली बिलों के बदले में। तो ये तो उस समय को याद कर ले कि किस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चलाया था एक समय पर। आज जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी कह चुके हैं कि बिल आपको अगर 400 रुपए से ज्यादा का बिल है तो आपको उसका 50% जमा करना पड़ेगा। अगर 200 रुपए का बिल है आपका तो 50 रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। तो ये सारी बातों को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इन्होंने जो किया है वो खुद याद कर ले, एक बार उसका एनालिसिस खुद कर ले कि इनकी सरकार में भी किस प्रकार से हजारों किसानों ने अपने बिलों की होलियां जलाई थी।
जी। अब बात की जाए तो अभी जो फिलहाल अभी कोरोना से अभी देश उभरा ही है, पूरा प्रदेश में आप देख सकते हैं कि कोरोना के लगातार मरीज आ रहे हैं। तो पेट्रोल और डीजल की वृद्धि होने के कारण एक आम नागरिक की तो रीढ़ की हड्डी टूट गई है, हर तरफ से चीज महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। जो चीज पहले अगर कुछ कम दरों पे आ रही थी उसका किराया बढ़ चुका है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि कुछ पेट्रोल डीजल में वृद्धि हुई हो, लेकिन हम जानते हैं कि पूरा देश आज मंदी के दौर से, पूरी दुनिया आज मंदी के दौर से गुजर रही है। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमको अगर कुछ डीजल पेट्रोल में वृद्धि हुई है तो उसको भी पटरी पर बहुत जल्दी लाया जाएगा। लेकिन इस देश के नागरिकों के लिए अभी हमने देखा कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया। उधर एक तरफ अगर हो सकता है कि कुछ रुपए, 2-4 रुपए पेट्रोल डीजल में वृद्धि हुई हो, लेकिन एक तरफ भारत की सरकार लगातार गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है, लगातार हर वर्ग के व्यापार को बढ़ाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने देश के गरीब वर्ग के लिए, हर गरीब वर्ग के लिए, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार करने वाले लोग हों, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको अपनी तरफ से सपोर्ट करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, हम सब जानते हैं। जी। अब बात की जाए, एक नया विषय सामने आ रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन का जो विषय सामने आया, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, बहुत ही ये गंभीर सवाल है ये आपका, और मैं चाहूंगा कि इस पर मैं अच्छे से आपको जवाब दूं। मैं इस विषय पर ये कहना चाहता हूं कि बहुत शर्म की बात है, शर्म आना चाहिए कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को। देखिए, इतने दिन से विषय चल रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन एक निजी ट्रस्ट, जिसकी चेयरपर्सन खुद सोनिया गांधी हैं, जिसके ट्रस्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह है। आप मुझे बताइए, मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई आपको कि आप चीन के सामने घुटने टेक रहे थे? क्या आवश्यकता पड़ गई आपको कि चीन के साथ आपने व्यापारिक समझौतों के नाम पर इस देश के छोटे व्यापारियों का गला घोटने का काम किया, इस देश के छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम किया, इस देश के छोटे व्यापारी जो छोटे छोटे स्तर पर अपना व्यापार चला रहे थे, उनके साथ आपने एक कुठाराघात करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने चीन से आने वाले सामानों पर लगभग 40% से 250% तक आयात शुल्क कम करके इस देश में सामान को मंगाने का काम किया। आखिर क्या आवश्यकता थी इनको कि 40% से 250% तक ये कम करके चीन से सामान को यहां पर इस भारत के अंदर लॉन्च करे? उसका व्यापार और उसका धंधा बढ़ाने के लिए इनने चीन के साथ इतना बड़ा समझौता कर लिया, व्यापारिक समझौतों के नाम पर। इनने ये नहीं सोचा कि हमारे देश के व्यापारियों का हाल क्या होगा, हमारे देश के छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले, लघु उद्योग चलाने वाले लोगों का हाल क्या होगा। इन्होंने किस प्रकार से इस देश को लूटने का काम किया, ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इस देश में जब अंग्रेज आए थे तब उन्होंने इस देश को लूटा था, उसी प्रकार से चाइना के साथ मिलकर के लगातार कांग्रेस के नेताओं ने इस देश को लूटने का काम किया। मैं ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, जो अभी भी सपना देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का, वो उस वक्त पर वाणिज्य केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। उनके रहते हुए, चीन के साथ समझौते हुए, उनके रहते हुए इनके इस निजी फाउंडेशन में प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा डाला गया। आखिर ऐसा कौन सा काम था? यश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश की जनता को पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा कौन सा कार्य था जो प्रधानमंत्री राहत कोष से नहीं हो सकता था? इन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष का करोड़ों रुपया इनके निजी राजीव गांधी फाउंडेशन में डालने का काम किया। प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा इसलिए होता है कि अगर देश में कोई भी आपदा विपदा आकर के खड़ी हो जाए, देश में भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उस पैसे का उपयोग देश के लिए किया जा सके। लेकिन उन्होंने उस पैसे को भी अपने निजी ट्रस्ट में डालने का काम किया। ऐसा क्या काम था जो प्रधानमंत्री राहत कोष से सीधे नहीं हो सकता था? इन्होंने देश के मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालयों का पैसा इन्होंने इनके निजी ट्रस्ट में डालने का काम किया। इनको इस बात का जवाब देना चाहिए। मैं जब ये जाएंगे जनता के सामने वोट मांगने 24 सीटों पर, तो कमलनाथ जी जब जाएंगे तो इनसे इस बात का प्रश्न सबसे पहले उठेगा कि आखिर बताइए आप कि आपने जो वादे किए थे मध्य प्रदेश के किसानों से, आपने जो वादे किए थे मध्य प्रदेश के युवाओं से, आपने जो माता बहनों के लिए जो योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार ने 15 साल में शिवराज सिंह जी की सरकार ने चालू की थी, वो सब बंद करने का काम किया। तो इन सब बातों का जवाब इनको 24 सीटों पर जब ये जाएंगे
तो इनको देना पड़ेगा, इस बात का भी जवाब इनको देना पड़ेगा कि आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि राजीव गांधी फाउंडेशन में आपने देश का पैसा डालने का काम किया। ये जवाब नहीं दे पाएंगे उस वक्त पर भी। मैं लिख कर दे देता हूं आपको ये बात कि ये ना उस वक्त जवाब दे पाएंगे और ना ये आज जवाब दे पा रहे हैं। जी, अभी एक और ट्रेंडिंग में जो मामला चल रहा है वो जीतू पटवारी पूर्व मंत्री जी ने जो बयान दिया था बेटियों के ऊपर, उसके ऊपर क्या विचार है आपका? जी देखिए, जीतू पटवारी जी का तो पता नहीं, मुझे लगता है कि क्या उनके विचारों को, उनकी पार्टी के विचारों को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं, इस प्रकार से इनके विचारों को स्पष्टता से वो दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे विचार ये है, कांग्रेस के नेताओं की यह विचार है कि जहां पर बेटियों के लिए असम्मान की भावना है, जहां पर महिलाओं के लिए असम्मान की भावना है, मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से इस देश की बेटियों के लिए, हमारे मानव जीवन में जो समस्याएं होती है, बेरोजगारी और इस प्रकार की छोटी छोटी समस्याओं से उन्होंने जिस प्रकार से हमारे देश की बेटियों की तुलना करने का काम किया, वो वास्तव में एक बहुत ही दुखद बात है। मैं उनके इस ट्वीट की निंदा करता हूं। और उसके बाद जिस प्रकार से शशांक भार्गव विधायक ने हमारे देश की केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी के लिए जो अभद्र भाषा का उपयोग किया, उनको भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सद्बुद्धि दे इन नेताओं को कि ये किस प्रकार से इनको ये याद रखना चाहिए कि हमारे देश में किस प्रकार से बेटियों का पूजन किया जाता है। इनको ये याद रखना चाहिए जीतू पटवारी जी को भी कि किस प्रकार से महिलाओं का और बेटियों का हमारे देश में सम्मान किया जाता है। नवरात्रि में उनके पैर को पूजा जाता है, उनके पैर पूजन किए जाते हैं, लक्ष्मी का रूप उनको इस देश में माना जाता है। और एक तरफ ये कांग्रेस के नेता इस प्रकार की बात करके उनका असम्मान करने का, उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं। इनको आने वाले चुनाव में भी, और चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे अभी आने वाले 24 सीटों पर चुनाव में, यही हमारी माता बहनें बिल्कुल करारा जवाब देने देगी। आप देखिएगा इस बात को। जी जी। और वैसे भी मध्य प्रदेश में तो सबसे पहले बेटियों को ही पूजा जाता है और सभी जगह देवियों को पूजा जाता है। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सांगते जी आपका। जी।